नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोकर बामणिया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डीएनए की संरचना और डीएनए की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया गया वाटसन एंड क्रिक के द्वारा 1953 के अंदर 1953 के अंदर डीएनए की संरचना का द्विरज्जु की मॉडल प्रस्तुत किया गया। मतलब डीएनए की जो संरचना होती है उसमें दो रज्जु पाए जाते हैं और उसकी पूरी व्यवस्था किस प्रकार होती है उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले डीएनए की संरचना में हमने बात की थी। डीएनए जो कि न्यूक्लिक अम्ल है और जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड है, एक से दो तीन चार इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, इसी को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब उसी को हम डीएनए कहते हैं, उसी को हम आरएनए कहते हैं। तो देखिए, जो डीएनए है इसकी यदि संरचना देखें तो द्विकुंडली मोलक मतलब इस डीएनए की संरचना के अंदर दो कुंडल पाए जाते हैं, दो रज्जु पाए जाते हैं, दो श्रृंखलाएं पाई जाती है, या हम कहें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं पाई जाती है। यह मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने। कब किया था? 1953 के अंदर। 1953 के अंदर वाटसन और क्रिक, ये जो दो वैज्ञानिक है, इन्होंने डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। हालांकि न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई और उसके बाद लंबे समय तक डीएनए के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोजें की। खोज करने के बाद में एक लास्ट में वैज्ञानिक आते हैं जो एक्सरे के बारे में जानकारी देते हैं और उसके बाद में उसी को आधार मानकर इन्होंने वो वाटसन और क्रिक इन्होंने डीएनए की संरचना का द्विरज्जु की मॉडल प्रस्तुत किया या द्विकुंडलिनी मॉडल प्रस्तुत किया। अब ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल था, अब इंपॉर्टेंट खोज थी, इसलिए 1962 के अंदर इनको वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट जब खोज होती है जो पूरे विश्व के लिए होती है, समस्त जीवों के लिए होती है, मानव प्रजाति के लिए होती है, तो उनको वो विश्व स्तर पर या वर्ल्ड लेवल पर है वो नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार दिया गया 1962 के अंदर। तो याद रखने की जरूरत है, डीएनए की संरचना का द्विरज्जु की मॉडल किसने दिया और कब दिया, और इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। कब दिया? 1953 के अंदर। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1962 के अंदर। देखिए, इसमें क्या है, दो श्रृंखलाएं होती है, मतलब दो रज्जु होते हैं, और दो रज्जु का मतलब है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। दो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड और दूसरी लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। ये जो दोनों श्रृंखलाएं होती है, इन दोनों से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है। अब देखिए, दोनों जो श्रृंखलाएं होती है ये प्रति समानांतर होती है, एक दूसरे के एंटी होती है, एक दूसरे के खिलाफ होती है। खिलाफ कैसे होगी? जैसे देखिए, मान लो ये दो सूत्र है, एक सूत्र ये है, दूसरा सूत्र ये। अब ये सूत्र है तो इस सूत्र का ये सिरा 3' होगा, इसका ये 5' है, तो इसका इसकी विपरीत होगा, ये 5' होगा तो दूसरा 3' होगा। मतलब ये डीएनए है, इसकी दो श्रृंखलाएं हैं, एक सिरा 5' होगा तो दूसरा 3' होगा। ये 3' है तो ये 5' होगा, ये 5' होगा तो ये 3' होगा। इस तरह से दोनों जो सिरे होते हैं वो प्रति समानांतर होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक सिरा 3' से 5' और दूसरा है वो 5' से 3' होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये जो संरचना है या डीएनए की जो संरचना है उसमें आधार भाग है वो फॉस्फेट और शुगर। जो फॉस्फेट होता है जो फॉस्फोरिक अम्ल से प्राप्त होता है, और शुगर का मतलब है पेंटो शुगर पाई जाती है जिसको हम डी ऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। तो ये फॉस्फेट और शुगर ये दोनों मिलकर तो क्या करेंगे? आधार का निर्माण करेंगे। और जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये प्रक्षेपी रूप में पाए जाते हैं, मतलब ये भीतर की ओर धसे हुए होते हैं, प्रक्षेपी होते हैं। जैसे मान ये कुंडलिनी है, इससे अंदर की ओर निकला हुआ, ये कुंडलिनी है, अंदर की ओर निकला हुआ या भीतर की ओर निकला हुआ, प्रक्षेपी रूप में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अब प्रक्षेपी रूप में होगा क्या होगा? ये एक श्रृंखला है, इसका प्रक्षेपी रूप में नाइट्रोजन इधर है तो दूसरी श्रृंखला इधर होगी, तो इसका भी नाइट्रोजन क्षार है वो प्रक्षेपी रूप में होगा। दोनों नाइट्रोजन क्षार है वो बीच में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए, दोनों रज्जु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जब ये दोनों हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा और थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है। और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो द्विबंध होता है।
नेक्स्ट, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ में जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में जुड़ता है। इनके बीच में त्रिबंध पाया जाता है, तो दोनों ही बंध इंपॉर्टेंट है, एडेनिन और थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। यहां द्विबंध होगा, यहां पर त्रिबंध होगा। अब दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती है। दोनों जो श्रृंखला होती है वो कुंडलित होती है, सर्पिलाकार होती है, रस्सी के आकार की होती है और इनमें जो कुंडलन होता है वो दक्षिणावर्ती होता है। अब एक कुंडलन जैसे ही पूरा होगा उसको हम पिच कहेंगे। एक कुंडलन जैसे रस्सी बढ़ते हैं ना, रस्सी बढ़ते हैं तो उसमें एक कुंडलन पूरा होता है, एक चक्कर पूरा होता है, उसको पिच कहा जाता है और उसकी लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर। बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, 3.4 नैनोमीटर इस पिच की लंबाई होती है। अब देखिए एक पिच की लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर और एक पिच के अंदर नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं 10, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 में 10 का भाग लेंगे तो 0.34 नैनोमीटर। इस तरह से छोटे छोटे सवाल पूछे जाए, पिच की लंबाई कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। एक पिच में नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं तो दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0.34 नैनोमीटर। इस तरह से ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, एडेनिन और थायमिन के बीच में द्विबंध, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में त्रिबंध, ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये हाइड्रोजन बंध इस कुंडलन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कुंडलिनी है या दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, तो हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये इनको स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बंध है, डीएनए को ज्यादा गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन बंध टूट सकते हैं या टूट जाएंगे। डीएनए को जब गर्म किया जाता है तो डीएनए के दो जो सूत्र है हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और दोनों न्यूक्लियोटाइड है वो अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में जोड़ने के लिए अनुकूल परिस्थिति होगी तो ये हाइड्रोजन बंध अपने आप पर जुड़ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं इरविन चारगाफ नियम। इरविन चारगाफ नियम, ये वैज्ञानिक ने एक नियम दिया और उन्होंने ये बताया कि डीएनए के अंदर ये किस पे लागू होगा? इरविन चारगाफ नियम है वो डीएनए पर लागू होता है। क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि एक डीएनए के अंदर एडेनिन और थायमिन, एडेनिन प्लस थायमिन बटा साइटोसिन प्लस ग्वानिन, कहने का मतलब ये है एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन, इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है और नियत होता है। अब इसमें एक डीएनए के अंदर या इस नियम से संबंधित एक गणित का प्रश्न बन सकता है कि आपको प्रश्न दे दिया जैसे एक डीएनए के अंदर एडेनिन है वो 20% है, क्वेश्चन है एडेनिन कितना है? 20%, तो अन्य जो नाइट्रोजन क्षार है उनकी प्रतिशतता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? थायमिन से जुड़ेगा, तो एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, थायमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस डीएनए के अंदर एडेनिन 20% है तो थायमिन कितना होगा? थायमिन भी 20% होगा। इस प्रकार एडेनिन और थायमिन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 40%। अब पीछे कितना बच गया? 60%। 60% में क्या आ गए? साइटोसिन और ग्वानिन, तो 60% है ये दोनों, तो साइटोसिन कितना हो जाएगा? साइटोसिन हो जाएगा 30% और ग्वानिन हो जाएगा 30%। इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हो। कुल मिलाकर ये 20 और 20 40 हो गए, ये 30 और 30 60 हो गए, 60 और 40 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 100%। तो इस तरह से इरविन चारगाफ का जो नियम है इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यह नियम डीएनए के ऊपर लागू होता है, आरएनए के ऊपर लागू नहीं होता है। डीएनए की संरचना देखें तो देखिए इस तरह से ये दो कुंडलन होते हैं, दो श्रृंखलाएं होती है। एक तो श्रृंखला कौन सी? ये दूसरी श्रृंखला है ये दो श्रृंखलाएं हैं। दक्षिणावर्ती में कुंडलन पाया जाता है। ये इसका क्या है? आधार है। आधार के अंदर शुगर और जो नाइट्रोजन क्षार है वो तो अंदर प्रक्षेप रूप में पाए जाते हैं। इसके अंदर शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरह की संरचना पाई जाती है। इसको आधार कहा जाता है। नाइट्रोजन क्षार अंदर की ओर प्रक्षेपी रूप में पाए जाते हैं।
इस श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षार इधर प्रक्षेपी रूप में होते हैं, इधर और इधर होते हैं, दोनों मिलकर बीच में एडेनिन है तो थायमिन से द्विबंध बनाता है, थायमिन है तो एडेनिन से द्विबंध बनाता है, ग्वानिन है तो साइटोसिन से त्रिबंध बनाता है, साइटोसिन है तो ग्वानिन से त्रिबंध बनाता है। इस तरह से यह जो दो कुंडलन होते हैं, दो रज्जुक होते हैं, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। एक इनका कुंडलन जब पूरा होता है तो उसको एक पिच कहा जाता है। लंबाई कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। एक पिच के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 10। इस प्रकार दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0.34 नैनोमीटर। इस तरह से यदि हम संरचना बना के देखें तो देखिए ये क्या है? शुगर। ये शुगर है और शुगर शर्करा भी कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो ये शर्करा का देखिए, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन है। यहाँ पर पांचवा कार्बन जो है वो फ्री है, इसलिए इसको 5' सिरा कहते हैं। तो ये शुगर है और ये शुगर है, इन दोनों के बीच में ये क्या है? फॉस्फेट बंध है। तो जो दो शुगर के अणु हैं इनके बीच में ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बंध। अब चूंकि ये एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनेगी तो इसमें एक शुगर और दूसरे शुगर के बीच में देखो दो बंध बने हुए हैं, इसलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। तो ये शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये जो संरचना बनी है ये डीएनए का आधार बनाने का कार्य करता है। और जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन 1 से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ होता है। आप देखिए शुगर का जो कार्बन 1 है उससे नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से ये नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, ये थायमिन, ये साइटोसिन और ये ग्वानिन, ये एक रज्जुक हो गया। दूसरा जो रज्जुक है वो प्रति समानांतर होता है, इसका ये सिरा 5' है तो ये सिरा है वो 3' रहेगा, ये 3' है तो ये 5' रहेगा। इस तरह से ये सिरा 3' फ्री है इसलिए इसको 3' कहेंगे, यहाँ पर 5' फ्री है तो इसको 5' सिरा कहा जाएगा। इस तरह से ये शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरह का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इस तरह से यदि हम ये फॉस्फेट और शुगर और एक नाइट्रोजन क्षार की बात करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड होता है। इस तरह से डीएनए के अंदर की बात करें कंप्लीट, ये जो नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं, ये अगुणित की बात करते हैं तो 3.3 × 10⁹ होते हैं। और द्विगुणित डीएनए की बात करते हैं तो 6.6 × 10⁹ इतनी संख्या है वो नाइट्रोजन क्षार या न्यूक्लियोटाइड की एक डीएनए के अंदर या इस डीएनए के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर डीएनए का जो द्विरज्जुकी मॉडल है जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा 1953 में प्रस्तुत किया गया उसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया। धन्यवाद।